तो इंसान के लिए सारा काबिल है। हम लोग ये कहते हैं उतना लंबा चौड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है बच्चों, 4-3 डायग्राम बनाओ और जिंदगी भर के लिए कोर्स खत्म करो, 11 से लेकर के बुढ़ापा तक। तो बस सीधे कहना कि बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इतने में तुम्हारा नीट का क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनेगा, मिली सेकंड में बनेगा, सेकंड छोड़ दीजिए तो ठीक है। तो बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि इस बोर्ड को समझना है तो आपको तीनों फ्लावर में ओवरी का पोजीशन जानना होगा। तो बच्चे कभी 11th क्लास में जो 12th पास की है, जो 12th में पढ़े हैं, उनको थोड़ा सा आइडिया देते कि एक फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स जो नहीं बना है, कोरोला, एंड्रोसियम, जाइगोसियम। जाइगोसियम का सबसे नीचे वाला खुला हुआ पोर्शन को ओवरी कहते हैं। फ्लावर का ये चारों भाग जिस पर स्थित होता है, जिस पर आसन, जैसे हम इस चेयर पर बैठ जाए तो मेरा ये आसन कहलाएगा। आप लोग चौकी पर लक्ष्मी माता को बैठाया होगा, पूजा किए होंगे तो उसको आसन कहा जाता है। कहता है कि देवताओं को अपने से ऊपर आसन देनी चाहिए, उनके रिस्पेक्ट में जो कहता है, ठीक है। अनाज हमेशा अपने से ऊंचे स्थान पर रख के खाना चाहिए, ये हमारा संस्कार करता है। खाने के लिए आप जैसे खा लीजिए अलग बात है। इस तरह से देखिए ये ओवरी है और ये थैलेमस है। थैलेमस जिस पर ओवरी बैठा है, अब तुमको खाली इतने देखना है कि थैलेमस पर ओवरी का पोजीशन और उसके अन्य फ्लोरल ऑर्गन्स का पोजीशन क्या है, ये खाली आपको गौर से देखना है बस। तो बच्चों ये है एंड्रोसियम, ये हो गया कोरोला और ये है ओवरी। इन्हीं को गौर करते हुए तीनों फ्लावर का टाइप क्लियर कर लीजिए। एक फ्लावर हो जाएगा हाइपोकाइनस फ्लावर, पेरिकाइनस फ्लावर, एपिकाइनस फ्लावर। अब आप मार्केट में जाते रास्ता चलते फ्लावर मिल जाता है, उस फ्लावर को तोड़िए और बोल दीजिए कि सर दिस इज हाइपोकाइनस फ्लावर। आप ऐसा बोलने के पहले उस फ्लावर को कैसे देखोगी, कैसे देखोगी, क्या करना पड़ेगा बच्चों? तो आप उसका कुछ मत देखिए, आप सिर्फ उसका देखिए थैलेमस और ओवरी का पोजीशन इन कंपैरिजन ऑफ अदर होल। तो जरा सा देखिए, ये है थैलेमस और ये है ओवरी। इसमें ओवरी का पोजीशन एंड्रोसियम, कोरोला, कैलिक्स की तुलना में इन कंपैरिजन ऑफ थर्ड, इन कंपैरिजन ऑफ 3, अब आपको बोलना है इन कंपैरिजन ऑफ 3 अदर होल्स, पोजीशन ऑफ ओवरी इज सुपीरियर, inferior, neither superior nor inferior। आपको इसमें क्या लगता है? चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं सही है कि गलत। अब इसमें क्या लगता है? इसमें क्या लगता है? हाफ एंड हाफ। जिस फ्लावर पे ओवरी सुपीरियर होगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों? हाइपो। देखिए हाइपो बने नीचे, गायनी, सब गायनोसियम, यानी कि सब ओवरी के नीचे रहेगा, सब ओवरी के ऊपर रहेगा। ईपी मतलब ऊपर, गायनी बराबर ओवरी, यानी कि सब ओवरी के ऊपर, तो ओवरी कहां? नीचे। नीचे का। तो बच्चों इसका कैरेक्टर क्या लिखेंगे हम लोग और एग्जांपल क्या देंगे, आपको खाली इसमें कहना है। चलिए हाइपोकाइनस फ्लावर को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? चलो 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 चलो, तो इसमें हम लोग कहेंगे बच्चों, देखिए ओवरी के बारे में लिखते चलो, ओवरी सुपीरियर, ओके, ओवरी हाफ, सुपीरियर हाफ, inferior। and ovary anterior। जब ये कंफ्यूजन में न हो, कोई
कोई गड़बड़, इसलिए ओवरी सामने लिखते हैं। बस बच्चों इतना याद करना था। तो जिस फ्लावर में ओवरी सुपीरियर होगा हाइपोगाइनस, जिस फ्लावर में हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर होगा पेरिगाइनस, जिस फ्लावर में ओवरी बिल्कुल नीचे होगा अन्य की कंपैरिजन याद रखिएगा, तब उसको एपिगाइनस कहेंगे। चलिए अब आप लोग के पास में किताब है, थोड़ा सा सबसे पहले 11 के बच्चे बताएंगे कि किताब में हाइपोगाइनस का एग्जांपल कौन दिया हुआ है? मस्टर्ड, चाइना रोज। चलिए तो फिर इन द ब्लैंक यहाँ है, उसके एग्जांपल दें। चाइना रोज, ब्रिंजल, मस्टर्ड, मस्टर्ड, सभी में यही होता है। चलिए बच्चों पेरिगाइनस में क्या है? लव रोज, इसमें बच्चों गुआवा, कुकुम्बर, गुआवा है, कुकुम्बर, ऊपर भी सेटा तो देखो आप पढ़ो खेला करते। चलिए भैया अब आप दे लीजिए फोटो की, तो जरूरत नहीं होगी शायद, लेकिन तो चलिए बच्चों अब आपसे कोई याद कर लीजिए इसको। On the basis of position of ovary, how many types of flower? 3 times. Right. Flower with inferior ovary is called epigynous. Flower with half superior and half inferior ovary perigynous. And flower with superior ovary is called epigynous. Right. So यहाँ पर first question is finished. Now अब आपको में जितने भी भाग होते हैं उसको बोलना है और यहाँ पहचान के लिखना है कि कौन सा पार्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको इसके बारे में टोटल स्टडी कर देंगे जिसका नाम हो जाएगा कैलिस। तो ये आप लोग बताओ कि एक फ्लावर में कितने होल्स होते हैं? 4। सबसे बाहर कौन है? तो आप किसका नाम बता रहे हैं? होल्स का नाम बता रहे हैं कि यूनिट का नाम बता रहे हैं? होल्स, राइट, ग्रुप का नाम बता रहे हैं। तो ग्रुप में सबसे बाहर कौन है? तो देखो तो ये वाला, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? कैलिक्स। उसके ठीक अंदर राइट, और उसके ठीक अंदर एंड्रोसियम, और उसके ठीक अंदर गाइनोसियम, राइट, गाइनोसियम। बहुत अच्छा। तो ये फ्लावर मेड ऑफ 4 होल्स, एक फ्लावर मेड ऑफ 4 होल्स। अब इसमें आप सबसे पहले पहचानिए कैलिक्स। देखिए बच्चों कैलिक्स के बारे में शुरू करते हैं। क्या कहता है कि कैलिक्स एक फ्लावर में सबसे बाहर जो ग्रीन कलर का दिखाई पड़ेगा उसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं। तो जाहिर है एक फ्लावर में सबसे बाहर वाला जो चक्र है वो कौन होगा? कैलिक्स। तो कैलिक्स एक फ्लावर में किधर रहेगा? सबसे अंदर में रहेगा कि सबसे बाहर में रहेगा? सबसे बाहर में, दैट मींस आउटर मोस्ट। ये देखिए आउटर मोस्ट। अब फ्लावर पढ़ते कैसे हैं? किधर से फ्लावर को सही ढंग से हम लोग पढ़ते हैं? वो भी बच्चा पढ़ते हुए फ्लावर को अंदर से बाहर ले जाएगा, अंदर से बाहर ले जाएगा, है ना? आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि फ्लावर की स्टडी हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, यानी पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। इसलिए इसको कहा गया फर्स्ट होल। एक फ्लावर का सबसे बाहरी और पहला चक्र को हम लोग कहते हैं कैलिक्स। ठीक है, तो कैलिक्स इज आउटर मोस्ट फर्स्ट होल ऑफ ए फ्लावर। अब ये देखिए, अगर आप ए बंदे अब जैसे देखिए दोस्तों, ये आपको बताना है, इसमें से किसी एक यूनिट बोल रहे हैं, तो उस यूनिट का नाम क्या बताए थे आप लोग? चलिए
बहुत अच्छा। सेपल, ये भी क्लियर हुआ कि इसके यूनिट का नाम सेपल है। तो जरा बताओ बच्चों, यूनिट ऑफ कैलिस इज and a group of sepal is calyx, right? Okay. अब आम तौर पर आपको किसी भी फ्लावर का कैलिस कैसा दिखता है, किस कलर का? ग्रीन। क्लियर? ओके। अब बच्चों आपको यहाँ पर केवल पहचानना है कि ये जो कैलिस है किसी फ्लावर में दो कंडीशन में मिलते हैं। अब आपको इसमें टर्म याद करना है। एक कंडीशन का नाम है बच्चों पॉलीसेपलस और दूसरा का नाम है गैमोसेपलस। एक बात हमेशा याद रखना, पॉली माने फ्री। लैटिन वर्ड में पॉली का मतलब होता है फ्री और गैमो का मतलब होता है प्यूर। और किसके बारे में आप फ्री और प्यूर समझाना चाह रहे हैं? सेपल के बारे में, तो उसमें सेपलस जोड़ दीजिए। पेटल के बारे में तो पेटलस जोड़ दीजिए। रविंद्र के बारे में तो रविंद्रस जोड़ दीजिए। पॉली रविंद्रस, गैमो रविंद्रस, सब चलेगा। मतलब पढ़ना क्या है, इसको तो टर्म को एक बार समझना है और छोड़ देना है। मिली सेकंड में ऑब्जेक्टिव करना है, यानी भी तब जाकर के 600 40 45 46 48 49 50 ऐसे भी 1 मिनट लोगे तो थोड़ा सा समय फिजिक्स में दे लीजिएगा। बात खत्म है। कितना स्मार्ट है फिजिक्स में, एक न्यूमेरिकल में 1 मिनट ले जाएगा, है ना? और उतना ज्यादा लगाना नहीं। उसके बाद में तो कहता है बच्चों पॉलीसेपलस गैमोसेपलस। अब देखिए इसका सभी सेपल एक दूसरे से फ्यूज्ड है कि फ्री है? फ्री है, राइट। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे, सिर्फ बच्चे ध्यान देंगे इसको कि हम लोग इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि सर इसमें सभी सेपल एक दूसरे से फ्री है। नहीं, इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं। इसको क्या बोलते हैं सीधा? अगर टीचर आपसे पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीसेपलस, तब आप कहिए ऑल सेपल्स आर फ्री, राइट। तो यहां हो जाएगा फ्यूज। अगर किताब में दिया हुआ है इसका तब तो ठीक है, और अगर नहीं है तो हम लिख दे रहे। मस्टर्ड, चाइना रोज। इसका फंक्शन क्या लिखा किताब में? रोटेट यम सेंट्रल। That is also calyx is also finished। ठीक है, तो कैलिस आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको सर एंड्रोसियम या गैनोसियम, ये वाला बच्चों, ये वाला। अब सबसे बाहर कौन हुआ? तो सबसे अंदर कौन हुआ? राइट, वेल डन। नेक्स्ट एक मुश्किल। आप ये बताइए बच्चों, कोरोना का पोजीशन क्या गिनेंगे? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सेकंड? राइट, क्यों? क्योंकि सबसे बाहर कौन था? और उसके बाद राइट, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सेकंड। चलिए यहाँ पर 1 मास आ गया। देखते हैं कितना मास लाते हैं आप। अभी बताइए कोरोना में, अगर ये कोरोना है तो इसके एक यूनिट का नाम क्या हो जाएगा? राइट, पेटल। 2 मास हो गया पेटल। अब जरा सा दीजिए, कुछ जरा सा फ्लावर दे दो, वहीं पर होगा कहीं पर। अच्छा बच्चों, तो देखिए कोरोना। अभी बताओ, a group of petals is called unit of corolla is corolla is second। ओके, अब बताइए बच्चों, इसका आमतौर पर कौन सा कलर? सॉरी, ग्रीन होते हैं, कलरलेस होते हैं या कलर्ड होते हैं? कलर्ड। ये भी मास हो गया। चलिए यहाँ लिखते हैं कलर्ड, ठीक है? या तो क्या बोलिए? और ये कलर्ड है। देखिए कलर्ड का मतलब ग्रीन छोड़ के देखिए, है ना? तो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपका ये आंसर सही है। आप लोग सेम में क्लोरोप्लास्ट पढ़े हैं कि क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं, लीको, क्लोरो और क्रोमो। इसके चलते फ्लावर
या कोई पार्ट रनिंग हो जाता है, ये आंसर सही है। इसके अलावा आप गौर से देखिएगा तो जो उसमें ये तो ऑर्गेनल है, याद रखिएगा ये ऑर्गेनल है और ये सॉल्युबल केमिकल है जो वैक्यूम में पाए जाते हैं, इसके चलते भी सेपल पिग्मेंट कलर्ड होता है। तो इसको हम लोग कहेंगे वाटर सॉल्युबल। और ये क्या है, ये है ऑर्गेनल। इसलिए सभी बच्चे इस बात को ध्यान देंगे, यानी करेक्ट आंसर इज और, यहाँ पर करेक्ट आंसर इज और। अब जो एंथोसाइनिन कैसा होगा, देखो ये हो जाएगा ब्लू, पर्पल, ठीक है। और एंथोजैनिन कैसा हो जाता है, येलो, ऑरेंज, ठीक। तो कलर पर चूंकि एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, हम आपको एक्स्ट्रा बता दें कि कोई भी पूछ सकते हैं, चाचा चाची दादा दादी बहुत तरह के लोग हैं, आप उनको ये मतलब नहीं है कि तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो, वो अपना घर खाएंगे तुमसे पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी में सब नहीं है, और जो एनसीईआरटी में नहीं हम बोलते नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना जानिए। चलिए आउट ऑफ एनसीईआरटी ये थोड़ा सा बता दिया। अब आपको यहाँ ले चलते हैं, जरा सा देखिए बच्चों, कहता है कि किसी भी फ्लावर आप अपने इमेजिन कीजिए कि आप एक दो फ्लावर देख रहे हैं, दो फ्लावर देख रहे हैं, ठीक है, आप दो फ्लावर देख रहे हैं, एक पॉलीपेटलस कंडीशन कहलाएगा और एक गैमोपेटलस। मैं बताया था अभी कि बच्चों इसके साथ गैमो का मतलब फ्यूज होता है और पॉली मतलब फ्री होता है, ये समझने की कोशिश कर रही है। तुम इसको चाहे किसी के साथ जोड़ दो, वही फ्री या फ्यूज बता रहा है, यानी कि पॉली रविंद्र, इसका मतलब रविंद्र फ्री है, सीधी बात है। जिसके साथ यानी देखिए मैं जितना जोड़ा हूं तो पॉलीपेटलस यानी कि यहाँ पर पेटल फ्री है, गैमो मतलब फ्यूज, गैमो मतलब फ्यूज यानी कि पेटल फ्यूज है। तो बच्चे इसका डेफिनेशन क्या रटोगे तुम लोग, लैटिन वर्ड का एक शीर्षक रटो और सामने वाला क्वेश्चन खत्म भी नहीं करता है कि आंसर बता दीजिए उसको, ठीक है। तो गैमोपेटलस और गैमोसेपलस ये दो कंडीशन होते हैं सेपल पेटल के लिए। अब आप एक अगर तुम इसको रियली समझ रहे हो तो तुम लोग इतना तो जीवन में गुजार ही चुके हो कि ऐसे फ्लावर देखे होंगे जिसके सभी पेटल फ्री है और एक ऐसा फ्लावर देखे होंगे जिसका सभी पेटल फ्यूज है। ये इसका एक यूनिट एक पेटल है वहां, तो बच्चों ये देखिए इसका सभी पेटल क्या है, एक दूसरे से फ्री है। देखिए जब फ्री है तो इस कंडीशन को पॉलीपेटलस कहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब विशेष पॉलीपेटलस कोरोला, इसका एग्जांपल आपने बोला रोज। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब जरा सा इसका उदाहरण दीजिए तो बच्चों, जैसा जुड़ल रहा है लाल रंग के फूल हो रहे क्या चाइना रोज लाल हुआ है, लेकिन वो एक रंग है, चाइना रोज एक रंग है, एक धतूरा धतूरा धतूरा। अब लास्ट लाइन आप लोग पढ़िए एनसीईआरटी का, कोरोना का सबसे लास्ट लाइन पढ़िएगा आप, दो लाइन पढ़िएगा तो आपको मिलेगा कि वैज्ञानिकों ने आपके बताने की कोशिश किया है जो इसका शेप अलग अलग होता है, मतलब अगर फ्यूज कर जाता है ना तो अलग शेप ले लेता है, किसी में चक्का जैसा, तो देख लीजिए ट्यूबुलर ये देखिए ट्यूब जैसा है, इसमें इसका लिखा सबसे पहला एग्जांपल आप देखिएगा आपकी किताब में नीचे वाला दो लाइन ट्यूबुलर में लिखा हुआ है, ट्यूबुलर एग्जांपल में लिख लीजिए डिस्फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। मंदिर में पहला हुआ क्या रहता है, बेल से राइट। जानवरों के गले में भी बच्चों की इसी तरह की घंटी बांध दी जाती है, जिससे लोग पुराने जमाने में जंगलों में अपने जानवरों की पहचान लेते थे कि आपने जैसे एक बच्ची दीदी बता रही थी कि एक बच्ची पायल पहले आपने से और वो चलती है रमेगा मंदिर में एडमिशन लेने का जगह है।
समझ रहे ना क्या करते हैं? किसी भी कमरे में पहुंचे तो बिना नोक किए हुए नहीं जाना चाहिए कि ये हिंदू का संस्कार है। ठीक इसी तरह से दिस इज नो, क्यों घंटी चलती रहती है? भगवान किस हालत में है तो पूजा करते रहते हैं, तो उनसे पहले इजाजत लेते। इसी के चलते हर एक मंदिर पे देखिए कि दरवाजे पर बच्चों घंटी टंगा रहता है। कभी भी अगर आप लोग धार्मिक हो, हम तो भैया धार्मिक है, प्योर धार्मिक है, प्योर धार्मिक, पाखंड नहीं करते। किसी से पूछ दीजिए घंटी का अलग अलग हो जाता है, घंटी को अलग, घंटी को अलग, सब बच्चा भी हिलता हो जाता है और बड़ी मजा मुझे घंटी से हिलता हो जाता है। और भाई हम लोग अपने बाल बच्चों को बताते हैं। तो ये मम्मी पापा का काम है, अपने साथ बच्चे को मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, जहाँ जाते हैं लेकिन उसको बताओ घंटी बजाओ। इसकी चलते एक परंपरा है कि बाबा पीछे अगर जिस हालत में भी हो एक बात कहेंगे और काहे बाबू आप भाई, और ऐसे बेचारा ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ऐसे चाह कर देता है ऐसे कर देता उस आदमी के ना ए लाइन नो कदर करे घंटी। तो बच्चे ये बेस के फिर आपका किताब लिखा हुआ है, बताओ किसमें पाए जाते हैं ऐसा? एग्जांपल नहीं गुड पाओगे तो हम बता दे। पंपकिन, कद्दू में, कोहड़ा में, कुकुरबिट्स, ये कैसा दिया हुआ है उसकी किताब में? फादर से बेट, राइट, फादर से बेट। फादर आप लोग लेबोरेटरी देखे हो? लॉ करते हैं, चलिए तब ठीक है। देखिए मेडिकल में जाते हैं, एक बैग बहुत होना पड़ेगा, लेबोरेटरी कभी कभार घूम के देखा करो और ऑपरेटर जो है उसको देख देना, आप लोग का एग्जामिनेशन भी आएगा। तो बच्चे फाइनल होता है, फाइनल लिक्विड को संतरे जगह पर डालने के लिए ये टीप जिसको हम लोग करते हैं फाइनल से ऐसा देखिएगा आयकों की या शुगर भी फाइनल से। और देखिए लास्ट क्या लिखा है बच्चे? वेल शेपेड। लास्ट वाला पढ़िए आप लोग, वेल शेपेड। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, रेगनी। बोलिए वो है कि बच्चे ये जस्ट देखिए ये फ्लावर का काम क्या है? to make the flower very attractive, attract insect photopollination। तो इसका काम हो गया attract insect। That's all your order, ठीक है? अब उससे आगे आप लोग इसके अरेंजमेंट को क्या करते हैं? एक क्वेश्चन भी आप लोगों से आसानी से पूछा जा सकता है, एक बार फिर से बोर्ड ऑफ अरेंजमेंट आ गया। कई तरह के अरेंजमेंट आपको सिखाए जाएंगे इस मामले में। तो थोड़ा सा अगर आप डायग्राम बनाते के दौरान अगर आप इसके बारीकी को ले लो तो आपसे गलती नहीं होगा। देखिए एक फ्लावर है, उसका खिलने पर तो खिलने के पहले एक बर्ड है ना, उस समय आप उसको ब्लेड से काट दीजिए और ब्लेड से काटने के बाद में आप प्रत्येक यूनिट को देखिएगा तो वो ऐसे किए हुए मिलेगा, बर्ड में ऐसे किए हुए मिलेगा। फैलने से पहले काट करके देखिए और क्या देखिएगा कि एक सेपल ले लो या एक पेपर ले लो और उसका मार्जिन देखना। उसका तुमको मार्जिन का आंकड़े करनी है कि वो एक दूसरे के पास है, नजदीक है, ओवरलैप किया कि नहीं किया, कौन सा मार्जिन ओवरलैप कर रहा है। तो समझिए पहले जैसे बच्चों एक फ्लावर काटते हैं आपके सामने, जब काटे एक फ्लावर ले लो बड़ा अवस्था तो उसको कैंची से काट दो तो तुमको ऐसा दिखाई पड़ेगा जैसा कि तुम्हारे किताब में डायग्राम बना हुआ है, ठीक है? अब इसको हम लोग एक यूनिट कह रहे हैं, या तो ये सेपल है या पेटल है। देखिए एक यूनिट हो गया इतना बराबर, हर जगह पर लिखा हुआ यूनिट, एक यूनिट बराबर 1 सेपल या 1 पेटल। आप कुछ भी कह सकते हैं, दोनों में सेम डिफिनेशन होता है। यही दोनों की अरेंजमेंट आपको देखनी है। अब क्या होता है कि यहाँ क्या देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर बर्ड आवर में सेपल और पेटल ऐसे अरेंज किए हुए हैं कि प्रत्येक यूनिट में देखिए बहुत प्रत्येक यूनिट का मार्जिन ओवरलैप कर रहा है दूसरे को कि नहीं कर रहा है? राइट, नहीं कर रहा है। यानी कि एक दूसरे के नजदीक है लेकिन ओवरलैप बस। इसके लिए एक वर्ड में अलग टर्म दिया हुआ है और उस टर्म को अब किताब की डायग्राम देख के आपको बताना है। कौन सा टर्म है?
ये है बच्चों भाववेग एक्सप्रेशन। चलिए आप पहचान के बहुत अच्छी बात है। आप चलो भाववेग एक्सप्रेशन को कैसे पहचानेंगे? जब सभी यूनिट का मार्जिन एक दूसरे के नजदीक रहेंगे, ओवरलैप नहीं करेगा, देखते पहचानना है तभी भाववेग। अब एग्जाम्पल आपके सामने एग्जाम्पल मिला बुक में? Yes, yes. कैलोट्रोपिस है दोस्तों। Yes, sir. आपको नहीं है ना कैलोट्रोपिस है ना? अब आगे अभी बताओ इसमें क्या देख रहे हैं आप? एक को तो समझा दिए, बाकी अब आप कमेंट कीजिए, आप कमेंट कीजिए। क्या बच्चों इसका ओवरलैप है कि नहीं है? हर यूनिट में आप देखिएगा तो मार्जिन ओवरलैप है, तो इसमें ओवरलैप नहीं है। अब ओवरलैप है तो कैसे है? हर यूनिट का आप गौर से देखिए तो हर यूनिट का एक मार्जिन किधर है? बाहर, और एक मार्जिन अंदर। नतीजा ट्विस्ट। देखिए शादी विवाह में कभी कभी ऐसा वाला डेकोरेशन में आप देखे होंगे, हर यूनिट का एक अंदर एक बाहर, तब इसको ट्विस्टेड कहते हैं, उलझा हुआ कहते हैं, राइट? तो कहता है बच्चों ट्विस्टेड का मतलब है वन मार्जिन ऑफ यूनिट इज इंटरनल and the other is external। चलिए यहाँ भी कंप्लीट। अब बताइए आपकी किताब में क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल? चलिए बुक रखिए। ऐसे बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल आपको चाइना रोज में मिलेगा। चाइना रोज नूडल्स आपको तोड़ना और प्रसाद और पूजा करते समय पहले पोथी पढ़ लेना, उसके बाद भगवान जी पर चढ़ा देना। भगवान कहाँ करेंगे भूलवा, उसके बाद चाइना रोज या भगवान जी से उतारने के बाद में आप उसको पढ़ लीजिएगा कि हाँ यूज हो जाएगा, फिर बर्बाद नहीं होंगे। तो चलिए ट्विस्टेड। अब ये पक्का आप में से अधिकतर बच्चे का डायग्राम शायद गलत हो, लेकिन इस बैच में गलती नहीं होती है आमतौर पर बच्चे से, लेकिन जनरल बैच में तो जरूर गलत कर बैठते हैं। जरा सा बताइए तो आप लोग इसमें जूनियर की नजर देखते हैं, जितना कम उम्र नजरें उतनी तेज होती। तो बताइए तो इसमें हर एक यूनिट का मार्जिन अंदर है कि बाहर है? अंदर है कि बाहर है? एक का दोनों बाहर है, एक का दोनों एक बात हुआ इसको क्या आंसर करते हैं? आप अंदर है कि बाहर है? दोनों है। इसको सर्वनाम आंसर करते हैं। आप लोग तो भगवान है। चलिए बोलिए क्या कहेंगे? ये दोनों बच्चे का आंसर सही है कि गलत है? सब तरह के हर तरह के क्या बोलेंगे? ऐसा है बोल दीजिए ना, इसमें अंदर और बाहर दोनों बोल करके फंसोगी तो बोलो सर इसमें कुछ ऐसा है कि ना हम लोग अगर अंदर कह दिए तो इसका तो, अगर बाहर कह दिए तो इसका तो, अगर ये दोनों बोलेंगे तो इसका तो एक तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इसमें कहता है कि अगर यूनिट की संख्या 5 हो, 1 2 3 4 5, अगर 5 सिंपल पेटल है उसमें एक का दोनों अंदर, इंटरनल, दूसरे का एक्सटर्नल। अगर एक यूनिट का दोनों अंदर, एक यूनिट का दोनों बाहर और बाकी का वन इंटरनल। अगर एक्सटर्नल तब कहेंगे बच्चों इसको
इम्ब्रिकेट, और इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है देखिए तो, और आप लोग अपना डायग्राम दिला दीजिए। गलत, सही है आपका बच्चे। इसमें नजर फिर जाता है। अच्छा चारे को कहने रही है तू कहलाते हैं वो उठा के ठीक कोई बात तो बच्चे देखिए आप सभी बच्चे बैठो करके इसमें 5 यूनिट होना चाहिए, 6 यूनिट होना चाहिए, 4 यूनिट होना चाहिए, 5 यूनिट होना चाहिए। अब तुम अंदर कहीं पर वाला करो, यहाँ पर करो चाहे जहाँ पर करो, उसको कोई मतलब ठीक है। तो चलिए ये भी अब आप ये बताइए कि यहाँ पर आपकी किताब में क्या लिखा है, मूड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्या स्टेपल या फिगर, इसको भी कहा सकते हैं। फिर क्या आपको फाइनल चीज तो अपना एक तो बच गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बताते हैं नीड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। नीड में पूछा थे एक फ्लावर है, देखिए सभी बच्चे इस चीज को ध्यान देंगे। इस शहर के लिए तो है बहुत बड़ा चैलेंज की बात बता रहे हैं, बताएगा जो स्मार्ट बच्चा रहेगा, चाहे रॉयल में पढ़े चाहे रॉयल में पढ़े। और आसमान तक देख सकते हो एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। आज आज बारे में यार फ्लावर पढ़ ली तो हाँ चल फ्लावर का अगला पिछला पोर्शन बता दे। देखिए बच्चों इस फ्लावर का आगे वाला पोर्शन कौन है, तो तुम कौन हो, सर ये वाला अगला है तो हम करेंगे अब ये वाला हो गया, आप ये वाला हो गया हटावर नहीं करा आगे किसी कुछ कर रहे हैं फ्लावर है आप ऐसे पढ़ेंगे थोड़े लास्ट में हार मिला ऐसे होते। देखिए सबसे पहले बात बच्चों ध्यान रखना कि कोई भी तुमसे जैसे कि मैं बताया था कि सिंपल है कंपाउंड है, उसी तरह से इसको ध्यान से देखो। कोई भी फ्लावर अगर तोड़ करके हाथ में कोई पर्सन लिए हुए है बोल देना सर इसका आप बता दीजिए, तो आप भी बता दीजिए कौन अगला है कौन पिछला है। तो कहेंगे अरे वाह यार कहाँ पढ़े यार बाप रे बाप, ठीक कभी भी नहीं बोलने का। हाँ तभी बोलना जब वो फ्लावर स्टेम से लगा हुआ है, तभी बोलना। कोई भी फ्लावर का अगला और पिछला भाग को डिटरमाइन करने के लिए उसके साथ स्टेम होना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ से तोड़ करके किसी को दिखाते हैं अगला पिछला बोलना पाप है। अब जब भी कोई तुमको स्टेम से लगा हुआ फ्लावर हाथ में दे दे, बोले बेटा पढ़ कहते हैं दरअसल अगला बता दो तो समझ में हो तो फोटो पर में आइए देखिए यहाँ क्या होता है। कहता है बच्चों कि जब तुम किसी फ्लावर को स्टेम के साथ कोई गुरुदेव हाथ में दे दे तब तुम उसको ले करके देखोगे। देखो अब ये है स्टेम, ये स्टेम है और ये फ्लावर है। स्टेम से फ्लावर लगा हुआ है, दाहिना हाथ से कोई मतलब नहीं है आपको। अब हम इस स्टेम को पकड़ करके इस फ्लावर को देख रहे हैं, तो मेरी नजर के ठीक सामने देखिए, मेरे नजर के ठीक सामने ये वाला भाग है फ्लावर का, देखिए बच्चों, तो ये इसका एंटीरियर पार्ट होता है बस। और आपको पता है कि एंटीरियर के ठीक 180 डिग्री वाला भाग पोस्टीरियर कहलाता है, यानी सर ये इसका एंटीरियर है और ये इसका पोस्टीरियर है। एंटीरियर पोस्टीरियर हम तुम यहां से तोड़ लिया या तो सबको बराबर है यार, एंटीरियर पोस्टीरियर कौन बात है। इसलिए बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा। हम कहिए कि सर जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो बच्चों देखो ये फ्लावर है, तुम यहां से देख रहे हो, स्टेम से लगे हुए फ्लावर को देखने का तरीका बता दी। तुम्हारे आंख और स्टेम के बीच फ्लावर होना चाहिए, आंख के ठीक सामने वाला उस फ्लावर का एंटीरियर माना जाता है और उसके ठीक पीछे वाला पोस्टीरियर माना गया है, ठीक है, स्टेम से। लेकिन सर जब हम लोग यहाँ अब आ जाओ बच्चों यहाँ पर, यानी कि आप लोग बताओ तो ये वाला पोर्शन क्या है, एंटीरियर की पोस्टीरियर, और ये वाला बच्चों चलिए ठीक। जब हम यहाँ के फिगर को इस डायग्राम के रूप में बदल दिए तो बच्चे स्टेम तो गायब हो गया। अब उसको हम कहेंगे कि इसमें से पोस्टीरियर बता दो कि बीच में पूछा करता है। तो बच्चों एंटीरियर और पोस्टीरियर बताने के लिए आपको इस स्टेम को ही देखना है और स्टेम ऐसे दिया जाता है। यानी अगर कोई भी बच्चा कहे कि डायग्राम के ठीक ऊपर में धुंधला कुछ दे रहा है रे, तो कहना बदर एक्सिस, यानी वो मां है जो इसको बच्चे के रूप में पैदा की, यही स्टेम है जो इसको बनाई, तो बच्चों बदर एक्सिस, ठीक है। तो बच्चों अब आप बताना, आप लोग बताइए, सभी बच्चे बताइए इसमें से पेटल नंबर ए बी सी डी ई। अब आप लोग बताना इसमें
सबसे पीछे वाला पेटल कौन है? एबीसीडी। इस पेटल इज पोस्टीरियर। इस फ्लावर का सबसे पिछला पेटल कौन मानोगे? करेक्ट आंसर इज बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। क्योंकि आप क्या देख रहे हैं? मदर एक्सिस, और मदर एक्सिस जब ये है तो फ्लावर का ये कौन सा पोर्शन हो जाएगा? पोस्टीरियर। और ये कौन सा हो जाएगा? यानी आपकी आंखें यहाँ पर है, आप इसको देख रहे हैं, आपको ये नहीं, ये वाला पेटल दिख रहा है, इसलिए इसके ठीक पीछे वाला पोर्शन पोस्टीरियर होगा। बहुत अच्छा, इसी तरह से बच्चे डिटरमाइन करना है। अब आपकी किताब में अलग अलग बात लिखी हुई है, तो चलिए इसको हम लोग कहेंगे पोस्टीरियर। तो यहाँ देखिए पोस्टीरियर, और याद रखिएगा सभी बच्चे, पोस्टीरियर पेटल का एक अलग नाम है जो पूछा है क्वेश्चन मार्क फिलहाल में। पोस्टीरियर का क्या नाम दिया है किताब में? स्टैंडर्ड। इसका नाम है बच्चों स्टैंडर्ड पेटल, स्टैंडर्ड। अब जरा सा देखिए, आप बताओ बच्चों, अगर ये वाला पेटल पोस्टीरियर है तो इसको दोनों को क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर अगल बगल की एंटीरियर? इसको क्या बोलेंगे? अगल बगल की एंटीरियर। इसको एंटीरियर कहा गया है, इसलिए इसको कह देना एंटीरियर पेटल, एंटीरियर। और एंटीरियर में आपका किताब में लिखा है कि करीना, करीना या की। अब बच्चों जब ये आगे, जरा सा बोलना तुम लोग, अगर ये वाला आगे और ये वाला पीछे तो हाथ क्या है? अगल और बगल, अर्थात इसको कहेंगे लेटरल। बस कहानी खत्म हो गई। आप जरा से वाला क्वेश्चन बनाइए। तो चलिए इस फ्लावर में टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितना है? 5। कितना? 5। अरे वाह, हमको लगा था आप लोग 4 बोलोगे बच्चे, 1 2 3 बोलोगे शायद, आप लोग ने सही कहा 5। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अभी बताइए टोटल नंबर ऑफ आउटर मोस्ट पेटल कौन सबसे बाहर है? तो सबसे बाहर कौन है? नजर के सामने कितना है? बोलो बच्चों, ये दोनों अंदर है कि बाहर है? इससे थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा, तो सबसे बाहर कौन? तो टोटल नंबर ऑफ आउटर मोस्ट पेटल बराबर 1 बराबर स्टैंडर्ड पेटल कहेंगे, या स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ लेटरल पेटल, चलिए तो टोटल नंबर ऑफ लेटरल पेटल 2, तो यहाँ पर देखिए 2। और आपका किताब लिखा हुआ कि लेटरल पेटल का एक और नाम है वेन। राइट, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 बराबर वेन। अब आइए इसको बच्चे समझ बैठते हैं, इसको समझ बैठते हैं। एक पेटल नहीं है, 2 पेटल है, 2 पेटल है। देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं, यानी कि इसकी संख्या होगी बच्चों 2। ठीक है, 2 इंटरनल, किसी को हम लोग कील कहते हैं या करीना कहते हैं। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ। ऐसा देखिएगा एग्जांपल आपकी किताब में कहां पर है? दलहन, तल से सूती, बट एस्टिमेशन इज बच्चों, ठीक है। तो आप इसी जगह पर आपने क्लास में